सोमवार शाम को आज से, यानी कि जो सर्दियों का टाइम है हमारा यूके का, उसमें हम 6 बजे जो है वो प्रोग्राम पेश किया करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का टाइम वही है 11 बजे। तो आज हमारे पास जो इश्यूज़ हैं, एक तो फ्रांस का इशू है, वहाँ पर जो कुछ हालात हैं, बड़े एहतजाज हो रहे हैं लोकल कम्युनिटी की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी। ये जो शान रिसालत की गुस्ताखी है, ये फ्रांस में क्यों जन्म लेती है? 2015 में भी ये वाक़या वहाँ पर आ चुका है, लेकिन इस बार जो जिसने गुस्ताखी की थी उसको एक 18 साला नौजवान ने अंजाम तक पहुँचाया है, और अल्लाह उसके दराजात बुलंद फरमाए। अब्दुल्ला के, जो कि 100 मील दूर से आया और उसने ये कारनामा अंजाम दिया है। क्या हमारे तमाम मुसलमान जो ममालिक हैं, क्या वो एक पेज पर नहीं आ सकते इस मसले पर? इस पर आज हम डिस्कस करेंगे, और हमारे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ऑल द वे फ्राम इस्लामाबाद, और लाहौर से हमारे साथ ऑल द वे फ्राम लाहौर जनाब असद काजी साहब जो हैं वो मौजूद होंगे। जी, आप दोनों दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। जी इफ्तिखार भाई, इस वक्त हम फेसबुक पे एक लिंक छोड़ा है, उसके थ्रू जो है हमारे दोस्त जो हैं वो लाइव जो है वो प्रोग्राम देख सकते हैं वाया यूट्यूब पर हम इस वक्त लाइव हैं। ये जो थोड़ा सा मसला मैंने फ्रांस के हवाले से बयान किया है, बड़े अफसोस की बात है कि इतना इशू है हम मुसलमानों के लिए, लेकिन आज हमारी असम्बली पे जो है वो इसके ज़रिए से भी जो सियासत है वो करते रहे हैं। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक और इशू है, वो ये कि जो क्वेटा में, बलूचिस्तान में जो जलसे हुए हैं 11 पार्टियों के मिलाकर, उनके जो लीडरान है, ख़ासतौर पर जो फजल रहमान साहब हैं वो, जो अचकज़ई साहब हैं वो, और एक और शख्सियत है उवैस अंसारी साहब, उन्होंने तो खुलकर कहा है कि बलूचिस्तान को अलहदा रियासत जो है वो होना चाहिए। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या ये लीडरान जो है हिंदुस्तान की बोली बोलते हुए इनको कुछ हया शर्म आती है या नहीं। इफ्तिखार भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ, आप इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, पहली बात तो ये है, जो फ्रांस के सदर ने जो बकवास की है, जो शान रसालत के उनकी इज्जत में जो गुस्ताखी की है, वो नाकाबिल माफ़ी है। वल्लज़ीना यूज़ून रसूलल्लाह अज़ाबन अलीम, सूरह तौबा की 61वीं आयत है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा पहुंचाते हैं या उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है उनके लिए। तो हमारे यहाँ तो ये हमारा अकीदा है, क्योंकि मुसलमान जो है उनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो एफिलिएशन है, उसमें वो अपनी जान, माल और औलाद का वो ध्यान नहीं करता, तो वो बर्दाश्त नहीं करता कहीं भी। ये इन लोगों को पहले भी बाबर करवाया गया था। इवन इमरान खान ने जो पिछले यूनाइटेड नेशंस की जनरल काउंसिल में जो खिताब किया था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि लोग इस बात का इदराक नहीं करते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने को मुसलमान किस कदर जो है वो बुरी नजर से देखते हैं। जबकि इनके अपने आप देखें कि जो कवानीन है, जो हॉलोकॉस्ट है, वो यहूदियों की है, जो आपको पता है, तो उसके बारे में मुख्तलिफ मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में सजाएं मुकर्रर की हैं सिर्फ इस बात पे कि यहूदियों को जो अमवात हुई थी हिटलर के ज़माने में, उसको ये अगर हम कम तादाद शो करते हैं तो वो जनाब काबिल ताज़ीम जुर्म है। तो ये अब ये जो फ्रीडम ऑफ एक्शन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये बात करते हैं, तो इनको ख्याल रखना चाहिए कि किसी की जो मोस्ट जो सेक्टेड पर्सनैलिटी है किसी भी रिलीजन की, उसके बारे में इस किस्म की बात करना मुसलमानों को गवारा नहीं। आप ये देखें कि ईसाइयत, कभी किसी मुसलमान ने कभी कोई बाइबल जलाई हो, कभी किसी यहूदियों की तौरात, ज़बूर, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट जलाया हो, तो आप हमें बताएं कि पूरी अब जो हिस्ट्री अभी तक गुजरी है, हमने तो कहीं नहीं देखा, क्योंकि वो तो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि अल्लाह ताला का बेटा है, तो वो एक्सेप्टेबल उनको पाकिस्तान में भी जो ईसाई जो हैं वो उनको भी मतलब
उसी अक़लियत की तरह ट्रीट किया जाता है, उनके हकूक होते हैं। लेकिन ये जो फ्रांस के अंदर और खास और स्कैंडिनेवियन कंट्री जो स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, इसके अंदर ये एक मखसूस जो लॉबी है, जो इस्लामोफोबिया जिसे हम कहते हैं, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है। और आप ये देखें, इवन लंदन के अंदर जहां आप बैठे हुए हैं, वहां भी आप देखें कि वो मुसलमानों के खिलाफ वो चाकू मारने और ये वो लोग अब निकल आए। तो ये जो दहशत गर्दी हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, ये गुज़श्ता 10-12 साल से एक्सट्रीम पे पहुंच गई है और ये फर्दर वो करेगी। अब न्यूजीलैंड के में आप देखें कि जो 50-60 जो मुसलमानों को शहीद किया था, अगर वो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्राइम मिनिस्टर ने उस पर काबू पा लिया था, तो उस पर जो तैयब उर्दगान ने इस बात को कहा कि 26 मार्च की डेट वो दे रहे हैं कि इसको इस्लामोफोबिया डे मनाया जाए। और आज इमरान खान ने भी जो मार्क जरबर जो फेसबुक का जो बानी है, उसको उन्होंने खत लिखा था कि भाई आप इस किस्म के जो ब्लास्फीमियस एक्टिविटीज हैं मुसलमानों के हवाले से, उसको फेसबुक से खत्म करें। और इस पर भी लोगों ने जी 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 बिल्कुल। असद काजी साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जो लीडर होता है एक मुल्क का, उसको चाहिए कि अपने लोगों में तफरीक ना करे जो वहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन फ्रांस के सदर जो हैं वही मवाद उठाकर जो इमारतें हैं सरकारी उन पे चपसा कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ वाकई एक वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उसने जहाद शुरू कर दिया, और इसमें जो सदर हैं फ्रांस के वो सर फरिश्त है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बताऊं कि इनकी हिस्ट्री के तरफ जाना पड़ेगा। जब तक सल्तनत उस्मानिया थी तो उस टाइम भी सुल्तान हमीद के दौर में इन्होंने यही कुछ किया था। तो ये इनकी हिस्ट्री चली आ रही है। ये इस्लामोफोबिया भी है, लेकिन चूंकि एक साजिश हो रही है बाकायदा कि मुसलमान के ऊपर इन्होंने सर्च की हुई यहूदियों ने, उन्होंने कहा था मुसलमानों के बच्चे जला दें, उनके घर तबाह कर दें, उनके साथ जितना नुकसान हो सकता आप कर दें। वो कभी भी इस तरह रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जिस वक्त मुसलमान के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके रसूल के मतलब कोई गुस्ताखी या इस तरह की कोई तौहीन होगी, तो फिर ये जल भुन जाएंगे, ये फिर अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे, ये हर चीज अपनी लुटा देंगे। तो उनको पता है कि हमारी कमजोरी क्या है, और फिर वो हमेशा उस कमजोरी को ही टारगेट करते हैं। ये तो मोरे हैं। अब जिसने वो खाके शाया किए वो तो वासले जहन्नम हो गया। इससे पहले कई आए और कई गए, लेकिन वो टारगेट हुए। पर जो जो इनको इनकी डोरियां हिला रहे हैं वो असल में यहूदी है। यहूदी कभी भी, पहले दिन से आप उनकी हिस्ट्री पढ़ रहे, जब उनको पता चल गया है कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल से आखिरी रसूल आ रहे हैं, तो तब से उन्होंने प्लानिंग की। वो तो उनका बस नहीं चला। ये तो कुरान पाक में पढ़े कि बनी इसराइल की प्लानिंग आगे 100 साल की क्या करते हैं, अभी क्या कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये फ्रांस का जो सदर है उसके ऊपर तो अब ब्लेम आया है कि उसने इसको खुलकर उसे कंडेम नहीं किया और उसने खुल के हमायत की है। तो तब जाकर तैयब उर्दगान ने उसके ऊपर बयान भी दिया, और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो बाकी मुस्लिम ममालिक की जो खामोशी है वो मुजमाना खामोशी है। देखिए, हमारे भी रसूल हैं पाकिस्तान के, तुर्की के और अरब ममालिक के और तमाम मुस्लिम उम्मा के, लेकिन आवाज सिर्फ पूरी जो 57 ममालिक है उनमें से तुर्की और पाकिस्तान से उठाई गई है, और हमारे हुक्मरानों ने उसके ऊपर आवाज उठाई है। अब मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब जितना बाइकाट हो रहा है, जितना फ्रांस से नफरत का इजहार किया जा रहा है, वो शायद उस चीज को वो समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो एक प्लान के तरीके से कर रहे हैं। अगर उनसे गलती कुताही हो जाती है तो अल्लाह ताला भी माफ कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो गलती कुताही नहीं कर रहे हैं, वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। और प्लानिंग के अंदर वो कह रहे हैं कि आगे स्लीपी जंगों के ऊपर। आर्मेनिया का आपने किस्सा भी अभी अभी हालिया जंग लग रही है, हो रही है, तुर्की ने खुलकर साथ दिया। अब रशिया उसके आप देखा है कि हालांकि उनका मुआहदा भी था, लेकिन रशिया खामोश रहा क्योंकि उसको पता था कि ये इलाका उनका नहीं है। अब बात समझ लें कि ये एक प्लानिंग के तहत मुसलमानों के खिलाफ एक जंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर हमें भी अब एक अगर हमारी ISO काम नहीं कर रही तो हमें भी खुद से कुछ नई तंजीम साजी करके इत्तेहाद करके इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा इफ्तिखार भाई, जो तुर्की के सदर हैं उन्होंने तो एक बार फिर पहल कर दी है। उन्होंने कहा है अपनी आवाम से कि फ्रांस की जो अशिया हैं उनको बाइकाट कर दिया जाए। और जब ये बयान आया है तो फ्रांस ने अपना जो वहाँ पर एम्बेसडर था उसको वापस बुला लिया है। आपका क्या ख्याल है कि तमाम मुसलमान ममालिक हैं
जो मुसलमान हैं उनको बाइकआउट करना चाहिए? बिल्कुल जी इफ्तिखार भाई। जी बिल्कुल, क्यों नहीं बाइकआउट करना चाहिए। तो जी टर्किश प्रेसिडेंट ने इससे ज्यादा भी ये कहा है कि वो पागल है, मेंटल है। वो 2 दफा उसको कहा, बल्कि इस पर उसने रिएक्ट भी किया है मार्कोनी ने, जो मैक्रॉन सॉरी जो है उधर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है। तो हमें भी ये चाहिए कि हम अपने सफीर को बुलाएं वहां से, वो एटलीस्ट उसको अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं। आज वैसे उसको बुलाया गया था, फ्रेंच जो सफीर है पाकिस्तान के अंदर, वो मखदूम जो है वो कुरैशी जो है वो बता रहे थे, जो वजीर खारजा हैं हमारे। लेकिन ये सिर्फ एक एहतजाजी मरासला देना ही काफी नहीं है, बाकायदा कोई आप जो इस किस्म की डिप्लोमेटिक एक्टिविटी करें और अपना जो रिकॉर्ड है वो इस तरह करें कि आप अपना एहतजाज जो है अपने फ्रांस से अपना सफीर वापस बुलाएं और इस सफीर को वहां भेजें जब तक वो माफी नहीं मांगता। और फिर ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, ये पूरी एक वेव है। जिस तरह मैंने पहले भी पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इसराइल इस साजिश में मुलव्वस है। आप देखें ये जो MBS है उसका रवैया देखें। अब रिसेंटली जो उसने दोस्ती का इजहार किया है इसराइल के साथ, अब वो खामोश है, वो नहीं बोल रहा। लेकिन आज वो सूडान की मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, तो सूडान के अंदर जो फ्रांस की एम्बेसी है उसको आग लगा दी गई है, अभी थोड़ी देर पहले की बात है। और वहां पे जनाब कुटमार शुरू है। और इसी तरह बाइकआउट तो हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, जो है जहां भी मुसलमान एग्जिस्ट कर रहे हैं वो अपने इंडिविजुअल हैसियत में तो वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो हुकूमतें हैं, जो 58 जो इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं, और या OIC की जो बात करें, OIC तो वही ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई है। 22 फरवरी 1974 को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करवाई थी जुल्फकार अली भुट्टो ने लाहौर के अंदर, जब तमाम आलम इस्लाम के जो सदूर और वज़ीर आज़म जो है वो उन्होंने लाहौर में इफ्तिखार भाई, जब सारे मुसलमान ममालिक मतलब कि तुर्की को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, जिन्होंने आवाज उठाई है, अगर वो खामोश रहेंगे तो फिर यही रद्द अमल आएगा। IOC जो है इन्होंने बनाई है वो किस काम की है? OIC देखें, OIC जो है वो एक इम्पोर्टेंट अदारा, मैं पहले कह रहा हूँ। हाँ जी, इसीलिए टर्किश प्रेसिडेंट महातिर मोहम्मद और इमरान खान ने इन्होंने तय किया था कि मलेशिया के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें एक मुसलमानों की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया जाए, ठीक है ना। तो अब वो जो उसने प्रेशराइज किया, MBS ने इमरान खान को कहा फिर कि जनाब आप अगर ये कॉन्फ्रेंस में आप जाते हैं या स्पीच डिलीवर करते हैं तो आप के जो 30 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो आपको वापस कर दिए जाएंगे जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं मुख्तलिफ ये जो स्किल्ड और तो इसीलिए ये जो अरब कंट्रीज हैं, इन मेजॉरिटी जो आप ये देखेंगे सब इसराइल के सपोर्टर हैं। क्यों? इनकी अपनी बादशाहते हैं, ये बादशाहते इनको खत्म होने की इनको चांसेस नजर आ रहे हैं। लेकिन सूडान की जो अवाम है, आप देखें सूडान ने 2-3 दिन पहले जो है वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात रिस्टोर किए थे डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशराइज करने पर। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो जो उनकी अवाम आज बाहर निकली है, और बाहर निकल के उन्होंने जो एम्बेसी, फ्रांस की एम्बेसी को उन्होंने आग लगाई है। और कतर और उर्दन जॉर्डन में हमें खबरें आ रही हैं कि वहां पे भी अवाम निकली है और उन्होंने फ्रांस की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट किया है। तो ये जो हमारे में इंतशार है वो मैंने पिछली दफा भी मैं कहता हूँ, एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साल से लेकर ताब खाके काशगर, वो अब वो सिलसिला जो इलामा इकबाल का विजन नजर आता था अब हमें नहीं नजर आ रहा। अब वो जो कंट्री जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आप देखेंगे जो OIC एक कश्मीर के ऊपर कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकती जो कश्मीर में मूडी ने मजालम किए हैं, तो आप किस तरह उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो OIC जो है वो इस मसले में भी खड़ी होगी। और ये अच्छा चौधरी साहब से माजरत है, चौधरी साहब ने सही कहा सर। OIC ने अगर देखा जाए ना, हमारा एक इत्तेहाद बना था, वहां पर रईस शरीफ बैठे हुए थे, उनको ईरान को उस टाइम तकलीफ हुई थी
और आपकी बात बिल्कुल सही है जो साहब ने कहा था कि अगर वो इत्तेहाद हमारा चल पड़ता है, नई तंजीम साजी हो जाती। लेकिन मसला ये है कि ओआईसी को लीड ही सऊदी अरब कर रहा है, और सऊदी अरब वो रियासतें हैं जो अरब गल्फ की रियासतें हैं जो तुर्की से ही मुअद्दल वज़न के तहत इनको रियासतों में तकसीम करके दे दिया गया। तैयब उर्दगान अब खुलकर क्योंकि सामने आ रहा है, उसने कहा मैं सल्तनत उस्मानी की बहाली करने जा रहा हूँ, तो अब ये खुलकर अभी भी कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, बिल्कुल एग्री हो गया था। वो तो उसको डर पड़ गया कि मुझे कहीं घर से कोई ना कत्ल कर दे, वो अपनी जान के डर से अब उसको अनाउंस नहीं कर रहा। अंदर खाते थे तो वो इसराइल को तस्लीम कर चुका है। बेसिकली हमें ये समझना है कि हमारा असल दुश्मन कौन है, जो ये प्लान कर रहा है, जो ये साजिशें कर रहा है, और ये सारी यहूदी साजिशें हैं भाई का। जी 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 बोलिए जय साहब। जी 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 इफ्तिखार भाई बोलिए, इफ्तिखार भाई बोलिए। देखें असद काजी साहब, यही हमारे ब्लैकमेलिंग पॉइंट है ना, यही तो ब्लैकमेलिंग है। जब इमरान खान ने प्रोसीड किया था तो उसने धमकी दी थी एमबीएस ने। आज भी जो इमरान खान ये जो यहूदी साजिश के पीछे है, ये साइलेंट रहेगा, आपको नजर आएगा। क्योंकि अभी आप जो बात कर रहे थे हम पिछले दिनों के जी, नवाज शरीफ हमेशा सऊदी अरब का नाम ले रहा है अपनी हर स्पीच में, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी पाकिस्तान जो इसका जो मूडी का जो है थीसिस है उसको जो एक्सप्लेन कर रहा है। आप देखें वो सऊदी अरब की बात करेगा और मार्शल्लाह जनरल की बात करता है कि अपना वो मुशर्रफ का नाम लेता है कि उसने ये कर दिया, लेकिन वो ज़िया का नाम नहीं लेगा जिसने उसको फैसिलिटेट किया था। वो जनरल राहील का नाम नहीं लेगा, क्योंकि आजकल वो सऊदी अरब के अंदर डॉन लीस में उसको रिलीफ दिया था उसकी बेटी को, और साथ वो एमबीएस जो है वो उसने सऊदी अरब की अभी भी जो सऊदी अरब ने शख्स को पाकिस्तान से, हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट इस बात को एक्सपोज नहीं कर रही, रिवील नहीं कर रही। अब इन लोगों का जो रवैया है वो पाकिस्तान आलम इस्लाम के लिए नहीं है। मैं यही तो बात कर रहा हूं कि अगर अब इस तरह वो अगर आर्मी के खिलाफ इस किस्म की बातें कर रहे हैं, या इसराइल ही पीछे है इनके, जो अभी समझ जाना चाहिए। नवाज शरीफ की 3 तकरीरें हैं। हाँ, हमें ये जो बात की है अवैस नूरानी ने, तो अवैस नूरानी की अपनी क्या औकात है। अच्छा, इफ्तिखार में एक और एहतिजाज हम मुसलमानों को बनता है कि जब भी कोई इस किस्म का हादसा होता है तो सब कहते हैं जी कि इस्लामिस्ट टेररिस्ट जो है वो है इस्लाम। तो इस्लामाफोबिया जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है इस यूरोप में, इसकी क्या वजह है? यानी बहुत फैल रहा है। देखें, इसकी यही वजह है ना कि इस्लाम जो है वो जी इस्लाम तो एक पीस का एक अमन है, अमन की एक निशानी है, अमन का एक रिलीजन है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने रियासत मदीना में तो जो मिसाक मदीना हुआ था, सुलह हदैबिया हुआ था, वो किन लोगों के साथ हुआ था? अच्छा कैसा, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। तो उन्होंने पीस की बात की थी, यहूदियों के साथ पीस की बात की थी, ठीक है ना। तो वहां पे रियासत के अंदर ईसाई और यहूदी जी जी असद भाई आप जवाब देना चाहते हैं? जी जी कैसा, आप इंग्लैंड में रह रहे हैं ना, आप देखिए जरा अपना इर्द गिर्द देखिए, यूरोप के अंदर मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। उनको खतरा ये पड़ गया है कि अगले चंद सालों तक मुसलमानों के अगेंस्ट अगर इस तरह का इस्लामफोबिया नहीं पैदा किया जाएगा तो एक तो मुसलमानों की अक्सरियत बढ़ जाएगी, दूसरे जो मुसलमान इस्लाम से थोड़ा सा दूर हुए होते वो मुस्लिम की तरफ आ रहे हैं, और लोग भी इस्लाम को स्टडी कर रहे हैं। जितना जो इस्लाम फोबिया फैलाते हैं उससे लोग इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप देखें 9/11 के बाद बहुत से लोग इस्लाम की तरफ आए, उन्होंने कहा कि मुसलमान क्या है, और ये जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया वो मुसलमान नहीं हो सकते। तो मुसलमानों ने उसको डिनाई किया और हमने सख्ती से कंडेम किया। और जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शामिल है, हमने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं, हम दहशतगर्दी के साथ कभी नहीं थे। उसमें भारत हो गया, इसराइल हो गया, ये तो मौके की ताक में रहते हैं कि मुसलमानों को और खासतौर पर पाकिस्तान। असद भाई, हम अपने आप को डिफेंड क्यों करना शुरू कर देते हैं? ये क्योंकि हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात की, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर उन्होंने गुस्ताखी की है। हमें उनसे उनके हवाले से बात करने दें कि ये जो जूस जो थे और ईसाई जो थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शान ये गुस्ताखी कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि जूस और ईसाइयों का उनके रियासत के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था,
ठीक है ना। वो तो एक हमें इस्लाम एक रिलीजन ऑफ पीस, इन्ना दीना इंदल्लाहि सलाम व मख्तलफल लजीना उतुल किताबा इल्ला मिन बादि मा जाअहum, ये तो कुरान पाक में तो हम जाहिर है कि बीइंग मुसलमान हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बात जो है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर आप देखें, लिंकन में जाकर देखें कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में उन्होंने क्या लिखे लगाया है कि जो वन ऑफ द बेस्ट लॉ गिवर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस यूनिवर्स। तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानते हैं। असल चीज ये है कि मुसलमानों को अगर तोड़ना है, अगर मुसलमानों को तोड़ना वो चाहते हैं, वो शान रिसालत में वो गुस्ताखी करेंगे या कुरान पाक की जो गुस्ताखी करेंगे, ताकि मुसलमानों के जज्बात को वो बरांगेख्ता कर सकें। तो यही चीज वो चाह रहे हैं, क्योंकि ये दो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, हमारे जो मोहब्बत है, वो अगर वो उसको खत्म करेंगे तो ये उसके जिसको सपोर्ट ये कर रहे हैं आपके अरब कंट्रीज। अब ये MBS की आप बात कर रहे हैं, OIC को वो अगरचे वो हेड कर रहा है, OIC की आप देखें पीछे से, अगर इसी तरह पाकिस्तान आर्मी जो है वो MBS के बजाय उस फैक्शन की सपोर्ट करना शुरू कर दे जो पहले जो किंग सलमान के आने से पहले था, तो ऑब्वियसली जो MBS को आग लगेगी, ठीक है ना। और असूली तौर पे आग लगना भी चाहिए उसको। मेरी तो एस्टैब्लिशमेंट को भी यही होगा कि अगर आप वो आपकी बात नहीं मान रहा या आपको वो आपकी मुल्क के अंदर प्रॉक्सी वार्स करवाते रहे ये लोग। बलूचिस्तान में क्या होता रहा है, प्रॉक्सी वार्स में कौन कौन शामिल था, यही तो ईरान की, और वो ये कौन था, जिंदुल्ला, ठीक है ना, अब्दुल्ला रेगी, अब्दुल मालिक रेगी, ये कौन लोग थे, ये CIA के एजेंट थे जो बलूचिस्तान में कत्लो गारत कर रहे थे। तो हमें ये देखना होगा कि हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट हमारे क्या है। अगर सऊदी अरब का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि वो $40 बिलियन का जो उनका ये बिजनेस है इंडिया के साथ, उसकी वजह से वो अगर उनको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो झंडा है वो मूडी के गले में वो डालता और हाईएस्ट सिविल अवार्ड देता सऊदी अरब का, तो पाकिस्तान को ये चीज देखनी चाहिए कि आप लोग अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फॉलो करें। आप उसे एक जो इस्लामिक स्टेट के तौर पे मस्ट कंसिडर करें, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि 2023 में आप ज़ाहिर तौर अर्दोगान ने ये कहा हुआ है कि ये जो खाना काबा जिस तरह वेटिकन सिटी का तस्वर है कि जो ईसाई जो हैं वो एक इटली एक स्टेट जो बना दिया है वेटिकन सिटी, उस वेटिकन सिटी में जो वो इंडिपेंडेंट है, वो हालांकि वो इटली के अंदर है लेकिन वो इंडिपेंडेंट उसको स्टेटस दिया है क्रिश्चियंस ने, कैथोलिक्स ने। तो इसी तरह मदीना और मक्का, वो अगर उसको इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए और ऑल मुस्लिम 58 कंट्री जो है उसको वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वो तरह बोर्ड की तरह वो रन करें, तो ये उसके लिए, क्योंकि वो तो कमाते ही सिर्फ मकामात मुकद्दसा से हैं सऊदी अरब वाले। वैसे भी जो टेक्नोलॉजी खत्म होने जाएगी जब इलेक्ट्रॉनिक, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है भाई, वो कमाते वही देखना। लेकिन अब और हमें इफ्तिखार भाई जी, इफ्तिखार भाई अब वक्त आ गया है कि हमारा मुल्क जो है उसको भी अपना इंटरेस्ट जो है वो देखना चाहिए और मुसलमानों का जो इंटरेस्ट है उसको सामने रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे असद भाई? जी जी बिल्कुल। इस टाइम कुदरती तौर पर हमें वो पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और हमारा जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट है दोनों को, ये दोनों फर्स्ट टाइम एक पेज पर आई हैं। ये पहला मौका आया है कि किसी को कहना नहीं पड़ा। अब तैयब दुगान ने बात की, हमने उसके ऊपर लेटर लिख दिया, हमने उसके ऊपर जो चीज उन्होंने की हमने उनके साथ साथ दिया। अब देखें, जिस वक्त उन्होंने कहा कि हमने अजरबैजान के खिलाफ एक्शन लेना तो हमने किया। देखिए, सबसे पहले काजी साहब, हमें जिस तरह उनके पास वीटो पावर है, चंद आलमी ताकतें हैं, उसमें से किसी एक मुस्लिम मुल्क को शामिल होना पड़ेगा, वो चाहे हम मिलकर तुर्की को खड़ा कर लें, जिसके पास वीटो पावर हो और दुनिया का कंट्रोल कम अज कम मुसलमानों के किसी बड़े मुल्क के पास आ जाए। देखिए, चूंकि जो रियासतें तुर्की से तोड़कर बनाई गई हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगी, और उन्होंने आज तक उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है और वो मतलब पाकिस्तान से निकालते रहे हैं। यकीन जाने इस वक्त जितने हमारे भगोड़े और लुटेरे सियासतदान थे वो जा जाके सऊदीया की सपोर्ट लेते थे और उनको ही कहने पर NRO मिलते थे। उन्हीं की वजह से आज तक हमारे यहाँ जितना भी कंट्रोल था वो अमेरिका इन्हीं के कंधे पर आके चलाता रहा। हमने अपना कभी डिसीजन या अपने मुल्क की बात में फैसला ही नहीं किया। 9/11 के बाद तो इमरान खान तालिबान के अगेंस्ट हक में था, लेकिन चूंकि एक पॉलिसी बन गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया आ रहा था, बाकी लोग आ रहे थे, तो हमने मुल्क की हिफाजत में फैसला किया। उसके बाद जब जरदारी साहब आए हैं
और नून लीग की हुकूमत आई है, तो फिर वहां पर अपने जाती मफादात सामने आ गए, फिर मुल्क की मफाद पीछे तरफ चले गए। जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई है तो पहली दफा मुल्क की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर कुछ 2 साल हम और बेहतर आ गए तो हम मुल्क की मफाद में ही फैसले करेंगे। और गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक ही पेज पर काम कर रही है और वो अच्छा कर रही है। जी इफ्तिखार भाई, हम ओआईसी जो है उसको कैसे फाल कर सकते हैं, या फिर उसके बदले में कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम जितने मुसलमान ममालिक हैं वो खड़े कर सकते हैं? देखें, ओआईसी एक इंपॉर्टेंट अदारा, यही मैं पहले जब बात कर रहा था काजी असद काजी से पहले, तो वो मैं यही बात कर रहा था कि एक 22 फरवरी 1974 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कराई थी, जिसके बाद तमाम जो आलम इस्लाम के जो सदूर थे और वज़ीर आज़म थे इकट्ठे किए गए थे, जिसमें शाह फैसल भी थे, ये कर्नल कज़ाफ़ी थे, यासर अरफात थे, और सिर्फ शहंशाह ईरान नहीं आया था, ठीक है ना। वो भी सऊदी अरब के साथ उनके सदियों से एक इख्तलाफात चल रहे हैं। तो वो एक बड़ी मुनज़्ज़म किस्म की ऑर्गेनाइजेशन, उसमें ये हुआ था कि जो चार्टर एंड पे जो डिक्लेरेशन होता है कि हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, मुसलमानों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी, तो वो तेल नया नया निकला था, तो तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल किए। उस वक्त हेनरी किसिंजर जो होता था वजीर खारजा होता था अमेरिका का, अब छोटी सी उम्र है, अभी भी जिंदा 97 ईयर्स का होगा सिर्फ। तो वो कह रहा था कि जनाब मिस्टर बुट, आई विल मेक यू एन एग्जांपल और इन द हिस्ट्री। तो वो यही हुआ कि वो उसको फिर वो फांसी दी गई। कर्नल कज़ाफ़ी का आपने हशर देख लिया, यासर अरफात को मर्डर करवाया गया, और इवन शाह फैसल को, उसके भतीजे शाह फैसल ही उसका नाम था, उससे मर्डर करवाया गया। तो ये अब जो ओआईसी है वो एक मुफादात परस्त मुसलमान, बज़ाहिर मुसलमानों का एक टोला है। अब यही कोशिश हुई थी कि आपने जो अभी बात की है ना कि हमें एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन जो है तश्कील देनी चाहिए, तो एक कोशिश हुई थी जिसमें अभी महातिर मोहम्मद था, उर्दगान जो वो तैयब उर्दगान था, और मलेशिया में कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और उस पर जनाब एमबीएस को मोशन लग गए थे। एमबीएस ने फौरन इमरान खान को कहा कि हम आपके 30 लाख बंदे जो है वापस भेज देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इमरान खान ने वो कैंसिल कर दी, और इस पर महातिर मोहम्मद ने और टर्किश प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम जानते हैं इमरान खान के क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कश्मीर के बारे में महातिर मोहम्मद ने भी और अर्दगान ने भी कहा था कि हमारा मौक़िफ़ वही होगा जो पाकिस्तान का नेशनल नैरेटिव है। तो लिहाजा हमें देखना ये पड़ेगा, पहले हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये मेरा मैसेज अब एस्टैब्लिशमें को है, पाकिस्तान की जनरल बाजवा साहब को है और इमरान खान को भी है, कि हमें टर्किश प्रेसिडेंट का पूरा सपोर्ट, कंट्रीज है मुसलमान कंट्रीज, उनके साथ मिलकर हम उस पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन तश्कील दें। छोड़े कितनी देर तक अब करेंगे, एक रीजनेबल जो डिप्लोमेटिक ताल्लुक जरूर रखें सऊदी अरब के साथ, क्योंकि हमारे 30 लाख लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें जो काम से रोकने की बात ना करें। ये नहीं है कि जब नवाज शरीफ को वो उठाकर ले गए हैं कतर के जहाज के अंदर, तो अब वो कहना कि जी हमारा, तो कल को आप उनके मामला में दखल देना शुरू करेंगे, फिर इनका क्या हाल होगा। जो कि अभी तक उन्होंने कोई अगर करना चाहें, अब देखेंगे इसराइल ने कभी भी सऊदी अरब के को नहीं करना, सपोर्ट नहीं करेगा, उसकी सिक्योरिटी को सपोर्ट नहीं करेगा। जब भी मुसीबत पड़ेगी सऊदी अरब को, वो पाकिस्तान आर्मी की वो मदद लेने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा सऊदी अरब के जो आप शहजादा साहब हैं, उनको अब चाहिए कि आप थोड़ा सा नेशनल इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी हमने कभी हमारे जो सियासतदान थे वो कारोबार लोग थे, उनका तो आपसे मफाद ही नहीं था। असद भाई, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि मिडिल ईस्ट में हमारी जो वर्क फोर्स गई हुई है, उसको जो ये ट्रीटमेंट देते हैं मिडिल ईस्ट वाले, कई लोग, मेरे पास तो इतने मैसेजेस आते हैं मिडिल ईस्ट से, जो यानी कि सऊदी अरब से भी आते हैं, और यहाँ कतर से, दुबई से, ये सब लोग मुझे कहते हैं कि हमें कई बार वेजेस भी नहीं दी जाती, और अब कोरोना की आड़ में हमारी वेजेस जो है वो 50% कट भी कर दी गई है। तो हमारी हुकूमत जो है उसको ये भी देखना चाहिए, बिल्कुल जो हमारे लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी भी कोई, यानी कि उनकी भी कोई सुनवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। मेरे जितने दोस्त यार हैं कि पाकिस्तान, चले जी कैसा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने हमारे दोस्त यार हैं, क्योंकि दही इलाके के लोग हैं ना, वो सर यही कह रहे हैं कि वहां पर कफील सिस्टम है,
और ये जैसे वो गुलाम नहीं पालते थे, उनके लिए भी आज यही लगता है कि ये हमने गुलाम पाले हुए हैं। और उनकी जो पहले तो पासपोर्ट ही रख लेते हैं, आप उनकी मर्जी से निकल नहीं सकते। अब जो लोग कोरोना की वजह से आए हैं, और मैं कह रहा हूँ कोरोना अच्छा हो गया, कुदरत ने 100 साल बाद एक निजाम बदलना होता है। जितने लोग वहां से आए हैं, अब उनको समझ भी आ गई है कि हमारा इनके बगैर गुजारा नहीं है। अब वो सऊदी किंग जो है ना, वो दोबारा धमकी नहीं दे पाएगा। उन्हें पता जितने पाकिस्तानी चले गए तो हम तो अब वो होते हैं बिल्कुल अपाज हो गए, हमारे तो काम रुके हुए हैं। वो बल्कि छुट्टी भी हमें दे रहे हैं। और जो चले गए, चूंकि हमारी टिकट बहुत महंगी है, वो हमें किसी वक्त पूरा नहीं करता। लेकिन जो पाकिस्तानी तुर्की चला जाता है, वो तुर्की आपको सारा आंखों में बढ़ाते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। ये फर्क है। अरबी हमें गुलाम समझता है, तुर्की हमें दोस्त समझता है, अपना मौसर समझता है। तो जो हमसे मोहब्बत करेगा हम उसको मोहब्बत देंगे, जो हमसे प्यार करेगा हमसे उनको प्यार देंगे। सही है। अच्छा, इस मौके पे मुझे लंदन से ज्वाइन किया है यसब तमन्ना भाई ने, और यहाँ शेफील्ड के लोकल PMLN के जनाब मियाँ सदीक जो हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। इनको भी हम वेलकम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी, आप दोस्तों को भी वेलकम। यसब भाई अस्सलाम वालेकुम, मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया तमाम दोस्तों को, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बात हम बहुत कर चुके हैं फ्रांस के हवाले से भी। अब थोड़ी सी सियासत में आते हैं। ये मेरा ख्याल है आज फिर शुरू हो गया, ये किसी की तरफ से फीडबैक आ रही है, पता नहीं किसकी तरफ से आ रही है। भारत मैं देखता हूँ। जी बिल्कुल मियाँ साहब, आपकी तरफ से आ रही थी, मैंने आपका माइक बंद किया तो बिल्कुल गायब हो गई है। अच्छा, सियासत की तरफ आते हैं थोड़ा सा। आप तमाम दोस्तों से ये सवाल है कि अच्छी बात है, अपोजिशन जलसे वगैरह करती है, करने भी चाहिए, और हुकूमत पे इनकी नज़र भी होनी चाहिए। लेकिन ये किस किस्म के जलसे जुलूस हैं कि खड़े होकर ये कहना कि हम बलोचिस्तान की एक अलग रियासत मांगते हैं। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लीडरान जो है उनको, अब मैं क्या कहूँ, मैं खुल के ये कहता हूँ कि उनको पार्लियामेंट में ही नहीं होना चाहिए। और मियाँ साहब आप आए हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आप दिल पे हाथ रख के ये बताइएगा कि क्या इस किस्म के बयानात जो हैं वो वाकई ये जो कहते हैं कि जी हिंदुस्तान का बयानिया चल रहा है इनके जुलूसों में, तो वो तो बिल्कुल बात सच हो गई है। फिर आप दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि इस किस्म के बयान जलसों में देने चाहिए या नहीं चाहिए। आपकी लीडर जो है मरियम नवाज साहिबा, वो भी एक बार फिर फौज को लताड़ने पे लगी हुई हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? पहले आप कह लेते हूँ, फिर मैं दोस्तों का व्यू जो है वो बाद में लूंगा। जी जी मियाँ साहब, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। ये असल में ना, ये पहली बात तो ये है कि ये मुनासिब नहीं है ऐसा बयान। मैं आपको, अगर आप इसको इस हवाले से कहें ना, लेकिन वो गलती से उनके मुंह से निकल गया। नहीं तो ये क्या, नहीं मियाँ साहब, ये क्या बात है? जब कोई बयान देना होता है दे दिया, बाद में कह दिया गलती से निकल गया। देखिए जी, उनकी कौन सी बलोचिस्तान में कोई सीटें हैं या कौन सा किसी असेंबली के वो मेंबर्स हैं? वो एक, देखिए, नहीं तो फिर प्लेटफॉर्म मियाँ साहब, प्लेटफॉर्म तो आपका है, पीपल पार्टी का है और JIU का है, तो फिर ऐसी बात तो नहीं ना होनी चाहिए वहां पे। देखें ये, हाँ जी बिल्कुल, मैं इस बात की तायीद करता हूँ। और वैसे जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, किसी कायदीन ने उनकी बयान की तायीद नहीं की, PDM के किसी भी लीडर ने या किसी भी जमात ने उनकी हमायत नहीं की, तो इसके बाद ये बात खत्म हो गई। और वैसे भी ये बात भी ऐसा खत्म नहीं होती, क्योंकि उन्होंने तो बयान ये दिया है। और आशिक ज़ई साहब ने क्या किया है, उन्होंने भी कहा है कि ये जो बाड़े लगा रहे हो ये हम उखेड़ के फेंक देंगे। तो ये जलसे जुलूस जो हो रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं? देखे जी, पाकिस्तान के खिलाफ ये तो एक अजीब सी बात है ना। बात करें आप मियां नवाज शरीफ की, बात करें आप जो मेन स्ट्रीम की पार्टीज हैं। अच्छा, ज़ई साहब ने कब कहा है जनाब वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं या वो अलहदगी चाहते हैं? आप क्या, ये तो आपको इससे बड़ी तो देखिए, जरा सुने, इससे बड़ी तो पाकिस्तान की कोई हमायत ही नहीं हो सकती कि एक ही प्लेटफॉर्म में तमाम जमातें अब एक ही प्लेटफॉर्म में खड़ी हैं, जो मुल्क की 70% आबादी की नुमाइंदा जमातें हैं। तो एक तरफ 30% है, और बात यह है कि उनमें भी एक बात, जबकि मेन स्ट्रीम के लीडरान ने कह दिया कि हम फौज के खिलाफ नहीं है, चंद किरदारों के खिलाफ है। तो गुजारिश ये है कि आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सिविल सुपरमेसी हो। आप तो ऐसे हैं जो हमारे जन जी, आप मैं इस मौके पे मियां साहब, इस मौके पे मैं यसब भाई को भी लेकर आता हूँ। यसब भाई अभी ये कह रहे हैं कि जी 11 जमातें जो हैं उनके लीडरान जो है वो वहां पर खड़े हैं,
तो क्या इसका मतलब है कि अगर 11 जमातें खड़ी हो जाएं तो वो इस किस्म के बयान जो है वो देना शुरू कर दें, ये पाकिस्तान के हक में है या नहीं? अव्वल तो बात यह है कि 11 जमातें नाम की हैं, बाकी जो मेरा ख्याल 7 से 8 जमातें हैं, ये वो टांगे की सवारियां जितनी हैं। मतलब उनके अरकान इतने हैं कि उस एक टांगे की सवारी में वो सारे आ जाएंगे। बाकी 3 जमातें बहरहाल पीपल्स पार्टी है या नून लीग है या JUI है, और JUI की भी नुमाइंदगी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में सबसे कम है। अच्छा, JUI की पॉपुलैरिटी का एक सबब उसके मदरसे हैं, क्योंकि वो बच्चों को वहां पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे जाहिर है स्कूल के हों कॉलेज के हों, अपने उस्ताद का एक एहतराम और एक एफिलिएशन उनकी होती है। और ये वही बच्चे होते हैं कि जो झंडे उठा के JUI के सही कह रहे हैं जलसों में आ जाते हैं। सही। अगर JUI के ये जो स्टूडेंट्स हैं ये ना हो तो फिर पता चलेगा कि अवाम इन लोगों के साथ कितनी है। ये जो चर्च साहब ने कहा ना कि 70% का पता चलेगा तब जब ये इलेक्शन होंगे, क्योंकि इस वक्त तो अगर देखा जाए ना तो जाहिर है एक सबसे भारी पार्टी जो है वो PTI है, जिसने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स हासिल किए हैं, इसलिए वो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, इसीलिए पार्लियामेंट में है। और अब मार्च के बाद ये जो सूरत हाल तब्दील हो रही है ना, ये सारी मुसीबत उसकी वजह से है। इनको रिजेक्ट किया। ठीक, मतलब मार्च में इफ्तिखार भाई आपने शायद जाना होगा क्योंकि आप दूसरे चैनल्स पे भी जाते हैं, तो आप जाना चाह रहे हैं या स्टे करते हैं आप? जी इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं बस आखिर एक बात करूंगा, वो ये है कि अभी जो 70% मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा था, तो मैंने कहा जरा फिर आपसे इजाजत चाहूं। आ रही है आपको आ रही है मेरी आवाज? आप भी क्लोजिंग पे चले जाइएगा। तो मैं इनकी तायद करूंगा कि 70% जो हैं ये इनमें से चंद तो टांगे की पार्टियां हैं, और इवन जो अवैस नूरानी। जी बोलिए ना। अच्छा साहब एक मिनट ठहर जाए, क्लोजिंग करने बाद में ना, वो जो अवैस नूरानी है उसकी तो अपनी सीट नहीं है, ठीक है ना, और उसको बुलवाया गया था। और जाहिर है कि वो अभी इसी तरह का फ्रांस का ये सदर कह दे कि जनाब मैंने मेरे बयान को सियाको सबाक से हटाकर कहा गया है, तो हर जो बंदा जो पॉलिटिशियन है या जो भी इस तरह का गलती करता है तो यही वो कहता है कि जनाब सियाको सबाक से, ये टिपिकल एक जुमला है। तो लिहाजा उस शख्स को जिसने ये बात की है और जिस फोरम पर की है, बाकी जो अचकजई की है बात करते हैं ना, तो अचकजई का इनको पता होना चाहिए कि ये बाकायदा NDS जो है, जो अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उसके पिछले दिनों भी इसके जो मामलात निकले थे, बात कर रहे हैं, फलां की बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, और ये सब के सब जाके अभी भी रिसेंटली जो है वो जनरल बाजवा ने एक्सप्लेन किया था। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इसका मुआवजा होना चाहिए। जी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज शुरू हो गई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।